नमस्कार दोस्तों। कॉन्सेप्ट वार्ता में आपका स्वागत है। भारत के नए 16वें राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल 24 जुलाई को पूर्ण होने जा रहा है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वह जो वर्तमान राष्ट्रपति है या जो निर्गामी राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व 2 महीने से पहले से ही चुनाव की प्रक्रिया को नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को आयोजित करता है। तो भारत में जब भी एक नए राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता है या चुनाव होता है, तो वो हर जनमानस के, हर घर के में एक चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आम चुनाव की तरह ना होकर एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब कि इसमें नॉर्मली आम चुनाव जो होता है उसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है। वहीं जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो जनता की तरफ से, जनता के बिहाफ पर कुछ ही लोग हैं जो राष्ट्रपति जी के चुनाव में की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जी को वोट देते हैं। तो एक तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो टर्मिनोलॉजी इसकी चलती है, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा ये चुनाव संपन्न कराया जाता है। दूसरा, राज्यों की और केंद्र को, दोनों को राष्ट्रपति जी के जो चुनाव है उसमें जो वैल्यू है, वोट की जो वैल्यू है, वो दोनों को इक्वल मिले, समतुल्यता मिले उनको। तो जो राष्ट्रपति जी के चुनाव की जो इलेक्टेड की जो राज्य की और केंद्र की, दोनों की क्या हो, दोनों की भागीदारी चुनाव में क्या रहे, सेम रहे। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र की एकता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति जी जो होते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं, प्रतीक होता है, क्योंकि वे राज्य का प्रमुख है। राष्ट्रपति जी राज्य का प्रमुख है। तो जो भारत के राष्ट्रपति जी की जो चुनाव की प्रक्रिया है वह अप्रत्यक्ष के साथ साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो मूल बात है वो है मत वैल्यू, क्या हाउ टू फाइंड आउट मत मूल्य, तो मतलब कि वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये मेरी भी शायद पहली क्लास है और आप मेरे साथ अब शुरू से लेकर अंतिम तक रहिए, जानिए, देखिए कि मैं जो राष्ट्रपति जी की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो उसको बारीकी से समझिए, एक एक पॉइंट को लेकर, एक एक तथ्य को लेकर, और एक एक स्टेप बाय मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और देखिए राष्ट्रपति जी की चुनाव की प्रक्रिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसको मेरे साथ एंड तक देखोगे आप, तो आपको किसी भी और दूसरी किताब की या दूसरी किसी अन्य टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया को समझने, जानने और पढ़ने के लिए। जो राष्ट्रपति जी की जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया के अंदर कुछ पॉइंट हैं, की पॉइंट्स हैं चुनाव की प्रक्रिया के अंदर, जो की पॉइंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव भारतीय संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण हो रहा था या किया जा रहा था, तो भारतीय संविधान सभा ने अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति की जो प्रमुख है या जो राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष ही को क्यों ही अप्लाई किया, मतलब इसको अपनाया, डायरेक्ट इलेक्शन को क्यों नहीं अपनाया और अप्रत्यक्ष को अपनाया। तो अप्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया तो कुछ लोगों को ही क्यों अपनाया, मतलब कुछ लोग ही इसमें वोट डाल सकते हैं, ऐसा क्यों अपनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की पॉइंट ये है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली है। तो जो अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस को ही क्यों चुना, डायरेक्ट इलेक्शंस को क्यों नहीं चुना, ये आगे अपन विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। दूसरा अपना जो की पॉइंट आएगा इसके अंदर वो आएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, या मान लो आनुपातिक प्रतिनिधित्व न कह के दूसरा जो इसका की पॉइंट आएगा, दूसरा जो इसका की पॉइंट आएगा वो है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल
निर्वाचक मंडल या निर्वाचक गण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्टोरल कॉलेज। तीसरा अगर की पॉइंट अपन लेना चाहें तो तीसरा की पॉइंट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संख्या या हस्तांतरणीय मत द्वारा। तो तीसरा की पॉइंट हो गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय या हस्तांतरण मत द्वारा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, एकल संक्रमणीय मत को कहते हैं इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब वोट विच इज ट्रांसफेरेबल, मतलब जो एक वोट है जो क्या है अपने आप में ट्रांसफेरेबल है। तो इन तीनों की पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक एक पॉइंट क्रम वाइज लेते हुए चलेंगे और इनको तीनों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है। फोर्थ अगर आप की पॉइंट लेना चाहें तो फोर्थ की पॉइंट आ जाएगा अपना ऑफ वोट, यानी कि मत मूल्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट इलेक्शंस अपन देखेंगे, वाई इनडायरेक्ट इलेक्शंस को चुना गया। दूसरी चीज देखेंगे निर्वाचक मंडल या गण, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, वोटर्स कौन कौन होते हैं। ठीक है। चौथी चीज जो इसकी पद्धति है, जो प्रोसेस है राष्ट्रपति इलेक्शंस की, जो वोटिंग्स है मतलब जो पद्धति है उसको देखेंगे। ठीक है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो वोटिंग होती है वो कैसे होती है, और मत द्वारा भी कैसी वोटिंग होती है, ये गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान मतलब सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। ठीक है, सीक्रेट बैलेट के द्वारा ये मतदान होता है, गुप्त मतदान। तो अप्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रोसेस समझेंगे। देन वैल्यू ऑफ वोट। ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट के साथ साथ वोटिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें। वोटिंग कैसे होती है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के, जब वोट होती है तो वोटिंग कैसे होती है। वोटिंग के बाद समझेंगे कि कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है, क्यू कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है। तो ये 4 से 5 की पॉइंट है जो इनको अपन समझेंगे एक एक करके क्रमबद्ध रूप से। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अपन जो राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अपन जो बात करने वाले हैं वो किन संदर्भों में बात करेंगे, या इसके रिसोर्स या जो स्रोत हैं वो क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से या जानने या समझने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि इसके स्रोत क्या है, रिसोर्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है, तो सबसे जो वरीयता के आधार पर अगर हम देखेंगे तो वरीयता के आधार पर सबसे पहले अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के संविधान के अंदर राष्ट्रपति को लेकर और राष्ट्रपति जी की चुनाव को प्रक्रिया को लेकर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी चीज, अगर जो बात अगर संविधान में नहीं लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं लिखी होगी, तो वो किसी एक्ट में लिखी गई होगी। अगर किसी एक्ट में नहीं लिखी गई है तो किसी रूल में लिखी गई होगी। अगर किसी रूल में नहीं लिखी गई है तो किसी रेगुलेशंस में लिखी होगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि
रेफरेंस। तो सबसे पहले क्या देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। भाग 5 है, भाग 5 के अंदर संविधान के अंदर यूनियन या संघ, मतलब केंद्र सरकार के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो वो भाग 5 में सारा सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो संविधान के भाग 5 में यूनियन संघ जो आर्टिकल कितने 52 से लेकर 151 तक, लगभग 100 आर्टिकल्स, अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है संविधान का भाग 5। तो इसके संविधान के भाग 5 के एक अध्याय में कार्यपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका का वर्णन है जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, ठीक है। और कार्यपालिका ही किससे बनकर मिली होती है? कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये सारी चीजें होती हैं जो कार्यपालिका बनी होती है, मिलकर बनी होती है। तो जो राष्ट्रपति जी हैं, जो राष्ट्रपति जी से जुड़े हुए जो प्रावधान है, जो मुख्य प्रावधान है, जो प्रक्रिया से जानने के लिए हमें जरूरी है, तो वो मुख्य आर्टिकल है। मान लो जैसे तो आर्टिकल 52 में कहा गया है क्या कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालक शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में निहित होंगे, और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग या उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे कर सकता है, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कर सकता है। आर्टिकल 54 के अंदर, अब ये आर्टिकल जो 54 है, आर्टिकल 54 ही बताता है कि वोटर्स कौन है। क्या कि आर्टिकल ही 54 क्या कहता है कि वोटर्स कौन है, क्योंकि आर्टिकल ही 54 में ही बताया गया है। आर्टिकल 54 कहता है कि वोटर्स कौन है, ठीक है, मतलब निर्वाचक मंडल, ठीक है। आर्टिकल 55 प्रोसेस, प्रोसेस या पद्धति, प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस या प्रक्रिया। आर्टिकल 57 री इलेक्शन राष्ट्रपति की, मतलब जो अपने जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुने जा सकते हैं। तो आर्टिकल 57 में क्या कहता है कि कई बार चुने जा सकते हैं। अभी तक जो एक बार से ज्यादा जो राष्ट्रपति अब तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बाबूजी, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी, जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, ठीक है। 1952 से 57 और 57 से 62 तक, ठीक है, जो अपने पद पर रह चुके हैं। कौन? बाबूजी। उसके बाद से आज तक कोई भी दूसरी बार कोई राष्ट्रपति नहीं बना। तो ऐसा नहीं, पर राष्ट्रपति के चुनाव के मतलब री इलेक्शंस को लेकर अपने संविधान के अंदर कोई भी के लिमिट या सीमा तय नहीं की गई है अभी तक, ठीक है। जैसे कि अमेरिका के संविधान में ऑलरेडी है कि उसके अंदर के जो भी कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार ही चुना जा सकता है। आर्टिकल 57 हो गया। एक आर्टिकल आप ले सकते हो 57 के बाद 58, मतलब जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हताएं या योग्यता, ठीक है, 58 में। देन ले सकते हो 62, जो मेन आर्टिकल है जिसके लिए अपन आप जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति का जो टेन्योर है, राष्ट्रपति का जो पद का जो टेन्योर है वो 62 में डिफाइन किया गया है कि कब चुनाव करा लेना जाना चाहिए। एंड आर्टिकल 71 डिस्प्यूट, विवाद। तो संवैधानिक प्रावधान के अंदर जो मेन आर्टिकल्स हैं अपने, वो आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, 62
और आर्टिकल 71। इन आर्टिकलों को ध्यान में रखते हुए या इन आर्टिकलों को ही मेन आर्टिकल हैं जो चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित हैं राष्ट्रपति। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान। देन अब इस प्रोसेस से जुड़े हुए आगे चलते हैं, रेफरेंस है वो है एक्ट। देखो जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, वो एक्ट बना हुआ है पीआरए ऑलरेडी आम चुनाव जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव बना हुआ है, तो वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशंस एक्ट बना हुआ है। बट प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए संविधान में इलेक्टेड होने के लिए या चुनाव कराने के लिए, चुनने के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। तो मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूं, राष्ट्रपतीय चुनाव अधिनियम, राष्ट्रपतीय चुनाव अधिनियम 1952। राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, इसमें समय समय पर संसद द्वारा संशोधन किया गए हैं। अब तक लगभग 4 संशोधन इसके अंदर हो चुके हैं। जो सबसे लेटेस्ट संशोधन हुआ था वो 1907 में हुआ था, मतलब 1997 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया। राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 4, राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 4(1), धारा 4(1) इलेक्शन कमीशंस को, चुनाव आयोग को यह अधिकार देती है कि वो वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही चुनाव प्रक्रिया को आयोजित, एक नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को आयोजित कर सकता है। 2 माह पूर्ण, लगभग कितना 2 माह पूर्ण, कितनी 2 माह पूर्ण। ये कौन से अधिनियम द्वारा दी गई है इलेक्शंस कमीशन को? राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के थ्रू। और संविधान के द्वारा इलेक्शन कमीशन को कौन से आर्टिकल के थ्रू? 324 के थ्रू, ठीक है। और अधिनियम के द्वारा इलेक्शन कमीशन को कौन से? राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, ये याद रखना है, ठीक है। तो धारा 4(1) के अनुसार इलेक्शन कमीशंस को, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशंस को यह अधिकार दिया गया है कि वह जो निर्गामी राष्ट्रपति हैं, वर्तमान या जो निर्गामी राष्ट्रपति हैं, उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही एक नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की अधिसूचना, एक नए राष्ट्रपति के चुनाव चुनने के लिए अधिसूचना 2 महीने पहले, मतलब 2 महीने पहले, मतलब 60 दिन पहले जारी कर सकता है। 60 दिन का मतलब हो गया 2 महीने पहले। जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है वो है 24 जुलाई को। कितने को? 24 जुलाई को। तो 2 महीने पहले मतलब 60 दिन पहले, कितने? 25 मई को। कितने? 25 मई को। तो इलेक्शन कमीशंस 25 मई को या 25 मई के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी जो नए 16वें राष्ट्रपति का जो चुनाव होने जा रहा है, तो इलेक्शंस कमीशन ने 13 जून को अधिसूचना जारी, नोटिफिकेशन जारी किया,
सूचना जारी की, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। अधिसूचना जारी की, अधिसूचना जारी की, ठीक है, अधिसूचना जारी की। और उसमें क्या कहा गया है कि 28 तक आप क्या दे सकते हो, 28 तक आप नामांकन कर सकते हो। 28 तक आप नामांकन मतलब नॉमिनेशन फाइल रजिस्टर कर सकते हो, नॉमिनेशन दे सकते हो 28 तक। 29 को उनकी स्क्रूटनी होगी, मतलब समीक्षा की जाएगी 29 तारीख को। 28 तक आप क्या कर सकते हो, नामांकन कर सकते हो, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं वो 28 तारीख तक नामांकन कर सकते हैं। 29 को उस पे क्या की जाएगी, 29 जून को स्क्रूटनी मतलब समीक्षा की जाएगी, समीक्षा स्क्रूटनी की जाएगी, ठीक है। और आप 2 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, नाम वापस ले सकते हो। 2 तारीख तक क्या कर सकते हो, 2 जुलाई तक आप मतलब जो नॉमिनेशन आपने फाइल की है उसको विड्रॉ कर सकते हो 2 जुलाई तक। 2 जुलाई को जो नॉमिनेशन का क्या है आप विड्रॉ कर सकते हो 2 जुलाई तक, ठीक है। अगर 2 जुलाई तक नहीं किया तो क्या होगा, 18 जुलाई को चुनाव होना होता है, मतलब होगा, और 21 को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और 25 जुलाई को 10 से 11 के बीच में एक नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे, एक नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो धारा 4 के अनुसार ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 60 दिन पूर्व ही उन्होंने नॉमिनेशंस मतलब अधिसूचना नोटिफिकेशन रिलीज किया और वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया को चालू कर दिया। और जब तक जो वर्तमान या निर्गामी राष्ट्रपति जी हैं उनका जो कार्यकाल पूर्ण होगा उससे पहले ही हमें पहले से ही एक अपना राष्ट्रपति चुनकर हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रख सकते, ये संविधान के अनुसार है। किसी भी कोई भी हालत, कैसे भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, राष्ट्रपति का चुनाव होता ही है, ठीक है। ये सारी चीजें। तीसरा अगर रेफरेंस की अपन बात करें, तीसरी रेफरेंस की बात करें तो वो है राष्ट्रपति चुनाव नियम, प्रेसिडेंट इलेक्शंस रूल 1974, प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974, मतलब इनको 1974 में बनाया गया था। इन नियमों को 74 में क्यों बनाया गया था, उसके पीछे कई कारण रहे थे। कारण ये थे कि जब हमने 4 से 5 चुनाव, राष्ट्रपति के 4 से 5 चुनाव को हमने पहले करवा लिया, तो हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि हमारे जो चुनाव है ना, राष्ट्रपति जी का चुनाव है, तो उस चुनाव को लेकर कुछ लोग जो उम्मीदवार थे, जो नॉमिनेशंस फाइल कर लेते थे, वो सीरियस लोग नहीं होते थे। मतलब हर कोई उठ के आ जाता था और राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेशंस फाइल कर देता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, सिर्फ ओनली कितने का था, 2+2 था। मैं अभी आएंगे इसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, इस चीज को लेके आते हैं इसी को, ठीक है। बस ये चीज जहन में याद रखना कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस रूल 1974, ठीक है। अब चलो चलते हैं आगे एक एक चीज को लेकर। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इलेक्शंस कमीशन को ये राइट होता है कि जो वर्तमान या निर्गामी राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही चुनाव कराने की जो अधिसूचना है वो 2 माह पूर्व या 60 दिन पूर्व रिलीज कर देता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 13 जून को क्या की, रिलीज की, नोटिफिकेशन रिलीज किया, ठीक है, 13 जून को, ठीक है। 13 जून के बाद क्या है, 28 जून को जो भी उम्मीदवार थे रिप्रेजेंटेटिव
जिन्होंने क्या है नॉमिनेशंस फाइल किया है, उनके सारे नॉमिनेशंस हो गए और क्या होना है 18 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है। तो जो राष्ट्रपति का जो जो राष्ट्रपति जो पद के लिए जो नॉमिनेशंस फाइल करते हैं लोग, जो उम्मीदवार है, जो नॉमिनेशंस कौन फाइल कर सकता है, मतलब जो राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता है या कौन उम्मीदवार है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो कितना योग्य, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वो आप संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद हेतु अर्हता या योग्यता, अर्हता या योग्यता, आर्टिकल कितने 58 में, कितने आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद हेतु अर्हता एवं या योग्यता, और वो क्या हो, भारत का नागरिक हो। पहली क्या हो गई, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी 35 प्लस हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड पॉइंट आता है कि वो लोकसभा का सदस्य कम से कम इतनी योग्यता तो रखता हो कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कितनी, कौन सी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। योग्यता रखता हो, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट आएगा कि वह भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में, भारत के किसी भी संसदीय में क्षेत्र में एज ए वोटर रजिस्टर हो। तो संसदीय क्षेत्र में, संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में एज वोटर रजिस्टर हो। एज ए वोटर क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। सिंपल लाइन ये है। ठीक है, ये कितनी हो गई, 4। ये तो जो मेन 4 है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति, अब जैसे कोई भी एक प्राणी है, उसको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना। फर्स्ट ऑफ ऑल 35 प्लस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में, किसी भी भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में एज ए वोटर रजिस्टर्ड हो। ये 4। इसके बाद आती है जो मेन है, जो मेन एलिजिबिलिटी है, जो इसके पद के लिए जो अर्ह करनी होती है, वो है नॉमिनेशंस जब भी फाइल होगा, राष्ट्रपति पद चुनाव के पद के उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन जब फाइल होगा, जब नामांकन के लिए कम से कम नामांकन के लिए, नॉमिनेशंस के लिए
कम से कम 50+50, 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो। अब चाहे ये एमपी भी हो सकती है और चाहे विधायक भी हो सकती है, कोई भी, दोनों ही हो सकती है, एमपी भी हो सकती है, विधायक भी हो सकती है। 50 कौन अनुमोदक और 50 कौन प्रस्तावक, ठीक है। 50 कौन अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। अनुमोदक व प्रस्तावक, अनुमोदक और प्रस्तावक, इनको बोलते हैं प्रपोजर्स, इनको बोलते हैं सेकेंडर्स। नामांकन के लिए कम से कम क्या होने चाहिए? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। मतलब किसी भी उम्मीदवार का नॉमिनेशन जब भी फाइल होगा जब उसके पक्ष में 50, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, सांसद हो, जो उसको क्या करें, अनुमोदक करें, ठीक है। और 50 ही क्या हो उसके साथ में प्रस्तावक। मतलब कुल मिलाकर कितनी संख्या होनी चाहिए उसके साथ में? 16, चाहे उसमें एमपी हो या एमएलए हो, कोई भी कितनी संख्या? 100 लोग होने चाहिए उसके साथ में। ये क्यों किया गया? क्योंकि जब पहले राष्ट्रपति की जो शुरुआत में चुनाव होते थे उस टाइम पर ये जो 50+50 का जो फॉर्मूला है ना, उस टाइम पर ये 50+50 का फॉर्मूला था ही नहीं। उस टाइम पे तो सिर्फ ये फॉर्मूला था 2+2 का, 2+2। जब 1952 में प्रेसिडेंट का फर्स्ट इलेक्शन हुआ तब सिर्फ 2+2 का फॉर्मूला था कि 2 अनुमोदक चाहिए होंगे और 2 प्रस्तावक चाहिए होंगे। पर हुआ क्या कि जब भी नए राष्ट्रपति का भारत के अंदर जब चुनाव होता था तो उसके लिए ये 2+2 करना नामांकन के लिए, नॉमिनेशंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। किसी भी जो थोड़ा कैपेबल इंसान है उसके लिए क्या नहीं थी, ये बड़ी बात नहीं थी। वो किसी भी 2 मंत्रियों से, सॉरी, किसी भी 2 एमपी से या किसी भी 2 विधायकों से अनुमोदक के तौर पर और प्रस्तावक के तौर पर क्या करवा लेता था, उनको राजी कर लेता था। तो होता यह था कि जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होते तो जो अनसीरियस, जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो भारत के राष्ट्रपति बन भी सकते हैं, क्योंकि उनको इतनी संख्या में वोट मिल जाए कि वो भारत के राष्ट्रपति बन जाए। तो जब भारत के जो शुरुआती में देखा गया 4 से 5 इलेक्शंस में देखा गया कि कुछ लोग जैसे कि ऐसे हैं जो सीरियस पर्सन्स नहीं है, सीरियस उम्मीदवार नहीं है, वो भी क्या करते हैं, नॉमिनेशंस फाइल कर देते हैं, जिनको पता है कि वो एज ए राष्ट्रपति इलेक्टेड नहीं हो सकते थे। तो इससे क्या परेशानियां खड़ी होती थी। 37 नॉमिनेशन व्यक्ति खड़े हो जाते थे एक, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। जब पांचवें राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो उसमें 37 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशंस फाइल किया, जिसमें से 36 नॉमिनेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और एक ही बचे, वो है एन संजीवा रेड्डी, जो निर्विरोध क्या हो गए, इलेक्टेड हो गए थे। तो जब ये सारी परेशानी है, साथ ही साथ क्या होता था कि चलो ठीक है ये नहीं हुए, चुनाव हो गया, चुनाव जीत गया कोई और, तो ये क्या पहुंच जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में और पहुंच जाते थे। ये लोग चुनाव की प्रक्रिया को ही गलत बता देते थे, मतलब चुनाव को इलीगल बता देते थे, मतलब टाइम खराब करने। तो ये दिक्कतें आने लगी। जब दिक्कतें आने लगी तो इलेक्शंस कमीशंस की सिफारिश पर संसद ने जो 1952 का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति है निर्वाचन अधिनियम 1952 है, उसमें संशोधन किया और उसमें संशोधन करके जो नामांकन के लिए, नॉमिनेशंस के लिए जो संख्या 2+2 थी उसको बढ़ाकर 10+10 कर दिया। कितना कर दिया?
10+10 कर दिया 1974 में। 1974 में कितना कर दिया? 10+10, 10 ही क्या चाहिए? अनुमोदक, और 10 ही क्या चाहिए? प्रस्तावक। 10 ही प्रपोजर होने चाहिए और 10 सेकेंडर्स, ठीक है। प्लस जो जमानत राशि थी, जो इनकी राशि थी वो 2500 रुपये कर दी गई। कितनी? 2500 रुपये कर दी गई। तो 10+10 1974 में किया गया। तब आगे चलकर जब आगे चुनाव हुए, नए नए राष्ट्रपतियों के चुनाव हुए, तो ये 10+10 पे भी लोग, कई उम्मीदवार मतलब आ जाते थे, क्योंकि 10 और 10 20 ही लोग तो उनको करने होते थे। तो जो कैपेबल लोग थे, जो कैपेबल तो थे कि इन लोगों को अपनी साइड में कर लें, पर वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो राष्ट्रपति के चुनाव की जीत जाए। तो तब भी कई लोग नॉमिनेशंस करने लगे, ज्यादा ही नॉमिनेशंस आने लगे। तो फिर क्या किया कि 1997 में ये 10+10 का नियम उठाकर 1997 में 10+10 का नियम उठाकर 50+50 का नियम लाया गया। 50+50 मतलब 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ये नियम लाया गया। साथ में 15,000 रुपए की राशि, 15,000 रुपए की राशि जो हर उम्मीदवार को नगद के रूप में आरबीआई में, नगद के रूप में किस में जमा करानी थी? या तो आरबीआई में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में, या भारत की संचित निधि में, या भारत की संचित निधि में। संचित निधि जिसको बोलते हैं सरकारी खजाना। क्या? सरकारी खजाना, सरकारी खजाने में जमा करानी थी। तो 1997 में 50+50 का कर दिया गया, ठीक है। तो इससे इलेक्शन कमीशन का जो समय था वो भी बचा, जो चुनाव प्रक्रिया में आने वाले विवाद और मतलब जो समय की बर्बादी थी वो सारी इससे बची। एक तरीका से तो लगता है कि यार ये गलत हुआ, क्योंकि जो 50+ और 50+ का जो नियम है वो गलत है, क्योंकि ये तो फिर एक तरफ तो आप कहते हैं कि भारत का कोई भी राष्ट्रपति क्या कर, मतलब सॉरी, भारत के मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव भारत का कोई भी नागरिक लड़ सकता है, बट वहीं पे यहाँ पे ये लगा दिया 50+50। आम आदमी कैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? क्योंकि उसको कहाँ से 50 MP या MLA प्रस्तावक के रूप में मिलेंगे, और 50+100 MP MLA वो कहाँ से लाएगा? बट मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है ना, उसमें यार सीरियस लोग ही जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा पद है। तो उसमें क्या है कि सीरियस लोग ही वहां तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं एवं योग्यताएं। नॉमिनेशंस फाइल हो गया, लोगों ने अब जो ये मतलब जो इसकी एलिजिबिलिटी है या अर्हताएं हैं, जो व्यक्ति इसको पूरी करता होगा वो क्या करेगा? नॉमिनेशंस फाइल करेगा। 50+50 15,000 रुपए का नकद के रूप, ओनली नकद के रूप में, किसमें? आरबीआई में या भारत की संचित निधि में, मतलब सरकारी खजाने में क्या करेगा? जमा कराएगा। अब सुनो, ये जो 15,000 रुपए है ना, सपोज करो कोई उम्मीदवार है ABC, इन्होंने तीनों ने क्या किया है? नॉमिनेशंस फाइल किए, ठीक है। नॉमिनेशंस फाइल किए। तो इसमें से A उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो जाता है? विनर हो जाता है। B को उतने वोट नहीं मिलते जितने विनर होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। और C को जितने राष्ट्रपति पद के लिए विनर होने के लिए वोट चाहिए होते हैं, उसका 6वां भाग भी नहीं मिला, 1/6 भाग भी नहीं मिला।
तो उसको क्या होता है कि जिस उम्मीदवार को जितने राष्ट्रपति पद के चुने जाने तक के मत चाहिए होते हैं, अगर उसका 1/6वां भाग भी नहीं मिला ना, तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। 15,000 रुपए उसको फिर वापस नहीं दिए जाते। अगर वो 1/6 भाग प्राप्त कर लेता है मतलब मतों का, तो उसको 15,000 रुपए राशि सुपुर्द कर दी जाती है। ठीक है, तो अब नॉमिनेशंस हो गया। नॉमिनेशंस होने के बाद इलेक्शंस कमीशन एक रिटर्निंग अधिकारी, एक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करता है। जो भी व्यक्ति मतलब योग्य है पद के लिए, जिसके साथ में 50+50 वाले दोनों ही MP और MLA हैं, वो क्या करेगा, रिटर्निंग अधिकारी के पास जाएगा। अब कौन होता है रिटर्निंग अधिकारी? रिटर्निंग ऐसी परिपाटी अपनाई गई है अपनी, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ऐसी परिपाटी अपनाई गई है कि एक बार राउंडेड, अगर एक बार लोकसभा जो जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा और जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा, जो इनके मुख्य या महासचिव कह लो इनको, जो महासचिव है, तो जैसे कि जो 2017 का चुनाव हुआ था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का 2017 वाला, तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर चुने गए थे वो लोकसभा से चुने गए थे, मतलब जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा से चुने गए। बट जो 2022 का हो रहा है, जो 2022 का जो चुनाव हो रहा है, वो जनरल सेक्रेटरी या महासचिव जो रिटर्निंग अधिकारी चुने जा रहे हैं वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा है, जिनका नाम क्या है, PC मोदी, PC मोदी। ठीक है, जो इनके असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट्स रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो है मुकुल पांडे, मुकुल पांडे, और दूसरे हैं सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी। तो ये चुने गए हैं। कौन कौन रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन है? PC मोदी और असिस्टेंट्स मुकुल पांडे एंड सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति नॉमिनेशंस फाइल करता है वो किसके पास जाएगा अपना नामांकन पत्र लेकर? जो नामांकन पत्र है वो किसके पास लेकर जाएगा? नॉमिनेशंस किसके पास लेके जाएगा? वो जाएगा किसके पास? PC मोदी के पास, PC मोदी। कौन गया इस बार? NDA की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी, NDA की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी, और विपक्ष की तरफ से NDA, ठीक है, NDA की तरफ से, और विपक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी। तो PC मोदी के पास गए। अब ये एक द्रौपदी मुर्मू जी हैं और एक यशवंत सिन्हा जी, दोनों ही किसके पास गए? PC मोदी जी के पास नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए गए। ठीक है, एक उम्मीदवार 4 नॉमिनेशंस फाइल कर सकता है, 4 से ज्यादा नहीं। 4
कर सकता है, 4 से ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिटर्निंग अधिकारी समझ में आ गया, नॉमिनेशंस हो गया। अब रिटर्निंग अधिकारी क्या करेगा, इनकी स्क्रूटनी करेगा, मतलब समीक्षा करेगा। जो योग्य है, जो नियम और मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग जिसने सारी क्या है अर्हता को फुलफिल किया है वो करेक्ट उम्मीदवार रहेगा, और जिसने करेक्ट नहीं किया है वो उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देन रिटर्निंग अधिकारी क्या करेगा, इलेक्शंस कमीशंस को बता देगा कि ये ए, बी और सी नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने क्या किया है, नॉमिनेशंस फाइल किए, और जो नॉमिनेशंस है ये इनको करेक्ट पाया गया है। तो इलेक्शन कमीशंस घोषणा कर देगा कि एनडीए, इस फलानी पार्टी के लिए एनडीए की तरफ से ये उम्मीदवार, और इसकी तरफ से ये उम्मीदवार, और उसकी तरफ से ये उम्मीदवार, इनके चुनाव होने हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, 18 जुलाई को क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाला है।